तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल आपने थंबनेल पर जो पढ़ा है वो बिल्कुल वास्तविकता है। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया है। जहां 2020 में इन दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ था, अजरबैजान की विजय हुई थी और नागोर्नो काराबाग का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया था। अब इस बार अजरबैजान की कोशिश ये है कि नागोर्नो काराबाग का जो बचा कुचा इलाका है उसे भी अपने कंट्रोल में ले लिया जाए। साथ ही साथ लाचिन कॉरिडोर, जिसको लेकर पास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो लाचिन कॉरिडोर आर्मेनिया को सीधे ईरान से जोड़ता है और साथ ही अजरबैजान को दो भागों में स्प्लिट करता है और नागोर्नो काराबाग का जो बचा कुचा इलाका आर्मेनिया के कंट्रोल में है उससे भी कनेक्टिविटी प्रदान करता है आर्मेनिया को। इस पूरे इलाके को वापस कब्जाने के लिए अजरबैजान द्वारा एक युद्ध शुरू कर दिया गया है। और यहाँ पर 2020 जैसी स्थितियां नहीं रही है, यानी 2020 में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि उसने शुरू किया या उसने शुरू किया, शुरुआती हमला उसने किया। लेकिन इस बार डायरेक्टली अजरबैजान की तरफ से युद्ध शुरू किया गया है और इसका उन्होंने खुद ही घोषणा भी कर दी है। यहाँ पर उन्होंने भी रशिया वाली पॉलिसी अपनाई है। जैसे रशिया ने युद्ध शुरू किया था यूक्रेन के ऊपर, तो इन्होंने कहा था कि नियोनाजी के ऊपर एक मिलिट्री अभियान छेड़ा है जो कि इनके खात्मे तक लगातार चलता रहेगा। इसी तरह का कुछ बयान अजरबैजान की तरफ से भी दिया गया है। अजरबैजान ने ये कहा है कि नागोर्नो काराबाग वगैरह इलाके में मौजूद आतंकवादी संगठनों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया है और ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक आर्मेनिया की फोर्सेस सरेंडर नहीं कर देती। तो यहाँ पर अग्रेसर कौन है, इस बात को डिसाइड करना इस बार मुश्किल नहीं है। सीधे कहा जा सकता है कि इन्होंने ही युद्ध छेड़ा है। इसी के साथ साथ कुछ खबरें ऐसी भी निकल कर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 2 लोग मारे जा चुके हैं, कहीं पर 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि कुल 25 लोगों की जानें जा चुकी है और 127 तक लोग घायल हो चुके हैं। शुरुआती चरण में ही ड्रोन वगैरह से अटैक किए गए हैं आर्मेनिया के ऊपर और इसके कई सारे फोटोज वीडियोज भी इस समय इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। तो अल्टीमेटली काफी बड़ा नुकसान शुरुआती राउंड में ही आर्मेनिया को पहुंचा दिया गया है। तो ये तो हुई शुरुआती खबर जो कि इस समय आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में चल रही है मेरे रिकॉर्ड करते। लेकिन इसके बाद कई सारे प्रश्न मन में उठते हैं। ईरान का रोल, बाकी देशों का रोल, भारत के हथियारों का रोल, तो इन सब को लेकर चर्चा आगे करते हैं। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले ईरान की बात कर ली जाए तो अच्छी बात यहाँ पर देखने के लिए ये मिली है कि इस युद्ध के शुरू होने से महीनों पहले ही ईरान द्वारा भी तैयारियां कर ली गई है। ईरान की फोर्सेस लगातार इस इलाके में गश्त लगाती है। वो भी नहीं चाहती कि ये जो लाचिन कॉरिडोर है इसके ऊपर अजरबैजान का कब्जा हो। ऐसा होना ईरान के लिए भी मुश्किल वाला काम होगा क्योंकि इसके बाद इजराइल का दखल इस एरिया में काफी बढ़ जाएगा और ईरान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा। इसके पहले पास्ट में ईरान द्वारा कह दिया गया था कि अगर कोई भी युद्ध वगैरह आर्मेनिया के खिलाफ छेड़ा जाता है और यथास्थिति को बदलने की कोशिश की जाती है तो हम आर्मेनिया का सपोर्ट करने के लिए इस युद्ध में कूद जाएंगे। तो संभवतः यहाँ पर अच्छी खासी मदद ईरान की तरफ से आर्मेनिया को दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न उठता है भारतीय हथियारों को लेकर और भारत के पूरे रोल को लेकर। तो देखिए, भारत की तरफ से अभी इस स्थिति के ऊपर कोई भी बयान नहीं दिया गया है। भारतीय हथियारों की बात की जाए तो आर्मेनिया और भारत के बीच में कई सारे हथियारों को लेकर डील्स बहुत जल्दी होने वाली थी। इसी बात का फायदा उठाया अजरबैजान ने। देखिए, इस समय भारत की तरफ से स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम आर्मेनिया को डिलीवर कर दिया है जो कि डिफेंसिव हथियार है, ऑफेंसिव नहीं है। इसके साथ साथ कुछ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स आर्मेनिया को डिलीवर कर दी गई है। तो ये आर्मेनिया को सीधे सीधे युद्धों में मदद कर सकती है। इसके अलावा पिनाका और साथ ही ATAGS की कुछ यूनिट्स आर्मेनिया को डिलीवर कर दी है पिछले दिनों, लेकिन अभी तक पूरा का पूरा ऑर्डर डिलीवर्ड नहीं किया गया है। ATAGS के बारे में कुछ ही समय पहले खबरें आई थी कि 6 यूनिट डिलीवर्ड कर दी गई है। टोटल 90 यूनिट्स को लेकर डील हुई थी, तो 86 अभी भी बाकी है। पिनाका को लेकर ज्यादा स्थिति क्लियर नहीं है, लेकिन पूरा ऑर्डर तो डेफिनेटली अभी तक पूरा नहीं किया गया होगा। कुछ मात्रा में डिलीवरी जरूर हुई है। इसको लेकर इन फ्यूचर हम लोग आर्मेनिया के साथ ड्रोन्स को लेकर डील करने वाले थे, एंटी ड्रोन सिस्टम को लेकर डील करने वाले थे, साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें आकाश प्राइम आता है उसको लेकर डील होती, एयर टू एयर मिसाइल्स को लेकर भी डील होने वाली थी जिसमें अस्त्रा मिसाइल आती है, एयर टू सरफेस जिसमें हम लोग रुद्रम मिसाइल की डील कर सकते थे। इसके अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइल और प्रनाश मिसाइल, इन सबको लेकर भी डील भविष्य में होने जा रही थी। और अगर ये सारी डील्स हो जाती और ये सारे वेपन्स अगर आर्मेनिया को पहुंच जाते, उसके बाद अजरबैजान किसी भी परिस्थिति में युद्ध शुरू नहीं कर सकता था। इसी मौके का फायदा उठाया अजरबैजान ने। हम सभी जानते हैं कि अजरबैजान को हथियार डिलीवर करने के लिए 2 देश शामिल हैं, जिसमें एक तो इजराइल है और दूसरा है टर्की। इसके अलावा अजरबैजान के पास बजट को लेकर भी प्रॉब्लम नहीं है, ऑयल रिच कंट्री है, इसलिए उसने अपनी जरूरत का सारा हथियार वगैरह पहले ही इकट्ठा कर लिया था। आर्मेनिया की बात की जाए तो उसके पास ले देकर भारत एकमात्र ऑप्शन बचता था और बजट वैसे ही उसका कम था।
तो आर्मेनिया और ज्यादा स्ट्रैटेजिक वेपन खरीदकर इन्हें डेंट पहुंचाने की स्थिति में आए, इससे पहले ही इन्होंने इस युद्ध को शुरू कर दिया है। हालांकि यहाँ पर संभावना इस तरह की जताई जा सकती है कि भारत ईरान के माध्यम से अपने स्टॉक के कुछ हथियार आर्मेनिया को प्रोवाइड करवा दे ड्यूरिंग वॉर। हालांकि ये पॉलिसी भारत की नहीं रही है, क्योंकि भारत हमेशा से गुटनिरपेक्ष रहा है। तो देखने वाली बात रहेगी कि अगर युद्ध लंबे समय तक चलता है तो क्या भारत आर्मेनिया को बीच युद्ध में हथियारों की सप्लाई करता है या फिर नहीं। इसके अतिरिक्त दोस्तों आर्मेनिया के द्वारा रशिया से भी अपील की गई कि देखिए आप पीस कीपर थे और पीस कीपिंग टीम भी आपने भेजी थी कि युद्ध अब आगे इन फ्यूचर नहीं होगा, हमारी गारंटी, लेकिन अब चूंकि युद्ध छेड़ दिया गया है तो आप हस्तक्षेप कीजिए। तो इसको लेकर उनकी तरफ से भी केवल बयान आया है। हम सभी जानते हैं कि रशिया इस समय कुछ भी नहीं कर सकता, बीच बचाव की स्थिति में वो है ही नहीं। इसके बाद अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रिसेंटली फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बातचीत की है आर्मेनिया अजरबैजान को लेकर ही। क्योंकि रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि आर्मेनिया की फोर्सेस द्वारा अमेरिका की फोर्सेस के साथ मिलकर एक एक्सरसाइज भी की थी। तो यहाँ पर बताया जा रहा था कि इस बार अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है तो शायद अमेरिका कुछ हद तक मदद कर सकता है। तो इसके बाद एंटनी ब्लिंकन की तरफ से भी केवल अपील की गई है कि युद्ध को यहीं पर रोक दिया जाए और इसे ज्यादा न बढ़ाया जाए। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से भी दोनों पक्षों से ये कहा गया है कि भैया शांति बनाए रखें और किसी तरह के नए कॉन्फ्लिक्ट को न होने दें। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने भी इस अटैक को कंडेम करते हुए इस कॉन्फ्लिक्ट को यहीं रोक देने की अपील की है। तो अल्टीमेटली इस बार भी पहले की तरह आर्मेनिया पूरी तरह से अकेला है, लेकिन फिर भी उम्मीदें जताई जा रही है कि अगर ये युद्ध या ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़े और बड़े लेवल तक पहुंचता है तो डेफिनेटली ईरान इनकी मदद कर सकता है। और अगर ईरान बीच में आ जाता है तो डेफिनेटली ये युद्ध काफी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि इसके साथ साथ कई और सारी पार्टीज भी इस युद्ध में कूद सकती है। क्योंकि टर्की पहले भी कह चुका है कि अगर इन दोनों देशों के बीच में कोई भी युद्ध वगैरह होता है तो इन्हें आपस में सुलझा लेने दिया जाए, कोई भी तीसरी पार्टी बीच में ना आए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर हम भी हमारी फोर्सेस बीच में उतार सकते हैं। तो अगर ईरान आता है तो डेफिनेटली टर्की भी आ सकता है, पीछे से मदद करने के लिए इजरायली फोर्सेस भी आ सकती है। तो अल्टीमेटली जो युद्ध का दायरा है इसके बाद काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर जो भी खबर निकल कर आएगी मैं आपको समय समय पर सूचित कर दिया करूंगा। इस पूरे मुद्दे पर आप आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।